गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम स्वर तथा व्यंजन के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के विषय में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। संयुक्त व्यंजन दो जो व्यंजन होते हैं उनके मेल से बने हैं। इसको हम इस प्रकार भी हम जान सकते हैं, जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग होता है, मतलब मेल होता है, तो उससे कुछ संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। जैसे क और षटकोण का श क्या बना? कक्षा का छ। त ये आधा त है क्योंकि नीचे क्या लगा है? हलंत। त और र ये क्या बना? त्र, नेत्र का त्र। ज और इय क्या बना? ज्ञ, इससे बनता है ज्ञान। श और र इससे बनता है श्र, शब्द बना श्रम। इनका प्रयोग तत्सम संस्कृत शब्दों में ही होता है। तत्सम संस्कृत मतलब क्या? जैसे कुछ जो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हम लिए हैं हिंदी भाषा में, जो शब्द ज्यों के त्यों, मतलब जैसे संस्कृत में प्रयोग में आते हैं वैसे ही हमने ले लिया है हिंदी में, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें ये जो संयुक्त अक्षर है प्रयोग में आते हैं। अब आगे देखेंगे अन्य वर्गीकरण। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्री में कंपन होती है। स्वर तंत्री में जब कंपन होती है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इनके दो भेद हैं, अघोष एवं सघोष। सबसे पहले अघोष देखते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, श, स अघोष हैं। जैसे ये देखिए, प्रथम और द्वितीय जितने भी वर्ग हैं इनमें प्रथम और द्वितीय जो हैं वो अघोष हैं। इनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये क्या है? अघोष ध्वनियाँ हैं। अब देखिए सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन और य, र, ल, व, ह सघोष है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, इय। इसको इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ देखिए जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें तीसरी, चौथी और पांचवी ये जो ध्वनियाँ हैं ये सघोष ध्वनियाँ कहलाएंगी, जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आ, आए, आओ, पर व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आपको पहले भी मैं बताई थी कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का मात्रा रूप प्रयुक्त होता है। ध्यान रहे, स्वर की मात्रा व्यंजन के अरहित रूप में जुड़ती है। अब आगे देखिए मात्राएं। मात्राएं तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी फिर से देख लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये व्यंजन में जुड़ा होता है। जैसे आ की एक लाइन होती है। ई की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के सामने से जाती है। बड़ी ई की मात्रा जो होती है व्यंजन के पीछे से जाती है। ऊ, छोटा ऊ, यह इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। बड़ा ऊ ये आगे की तरफ लंबा घुमा होता है। री की मात्रा इस प्रकार से क के यहाँ जो व्यंजन है उसके नीचे रहती है। ए की मात्रा एक जाती है, जो शिरोरेखा है उसके ऊपर एक मात्रा जाती है। ए की दो मात्राएं जाती है शिरोरेखा
के ऊपर ओ। ओ की मात्रा एक लाइन और व्यंजन के बाद एक लाइन रहता है और उसके ऊपर एक मात्रा रहती है। औ की मात्रा एक लाइन और दो मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है। आप कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उसमें आपको अ सुनाई देगा। इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे क आप भी बोल के देखिए क, तो बाद में क्या आपको पता चलेगा क्या है उसमें अ। फिर त, उसमें भी आपको अ सुनाई देगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे आधा क, पूरा क, उसका एक शब्द क्या बना पक्का। प, आधा क और पूरा क, उसके बाद आ की मात्रा। इनको बनाने के 3 नियम हैं। अब देखिए इसके 3 नियम देखते हैं। पहला है खड़ी पाई को हटाकर। खड़ी पाई मतलब जो व्यंजन होता है उसके पीछे जो एक लाइन रहती है उसको हटाकर हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे ख, पूरा ख है और ये है आधा ख। इसकी लाइन को हम हटा दिए हैं तो ये हो गया आधा ख। य में आ की मात्रा, त में छोटी की मात्रा क्या बना ख्याति। उसी प्रकार से अग्नि, सज्जा और म्यान, सब में जो खड़ी पाई है इसको हम हटा दिए। उसी प्रकार घुंडी हटाकर। घुंडी मीन्स जो ये क में ऐसा गोल सा ये जो बना हुआ है ये घुंडी है। क, फ ये दोनों में है घुंडी, ये गोल सा आपको दिख रहा है लाइन के बाद। उसे हटाकर अरहित किया जाता है। जैसे देखिए पूरा क यहाँ पे दिया है, आधा क ये यहाँ पे दिया है, इसमें ये गोल सा जो है इसको हटा दिया गया, उसको घुंडी बोलते हैं। क्यारी और दफ्तर। अब वैसे ही हलंत लगाकर। हलंत का मतलब मैं पहले ही बताई हूँ आपको कि हलंत जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लगता है मतलब वो आधा बन जाता है। शेष वर्णों अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह को संयुक्त करने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए ट, ठ, ह सब में नीचे हलंत का चिन्ह लगाया गया है। छुट्टी, पाठ्य पुस्तक, चिन्ह, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखते हैं र के विभिन्न रूप। संयुक्त वर्ण बनाने में र के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। अब इनके नियम देखिए। यदि स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। यह रूप रेफ कहलाता है। ये जो ऊपर में जब ये लगता है तो ये रेफ कहलाता है। जैसे करम, उसमें ये र जो होता है वो आधा होता है और वो बाद में म के ऊपर, जैसे यहाँ पे कर्म लिखा है, ये म के ऊपर चला जाएगा। वैसे ही वर्षा। अब र का एक और रूप है, नीचे की तरफ ये जाता है। यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब यह उसके पैर में जुड़ता है। पैर में मतलब जैसे देखिए यहाँ पे जो लाइन है इसके यहाँ पे नीचे में जुड़ रहा है ये र, इसलिए यहाँ पे पैर कहा गया है। वैसे समुद्र है, क्रम, प्रण, ये सब र नीचे पैर के पास जुड़ते हैं। फिर देखिए ये इस प्रकार से ये इसका र है। जब स्वर सहित र से पहले ट, ड आते हैं तो यह उनके पैर में जुड़ता है। जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा आदि। श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्र बन जाता है। जैसे श शक्कर का और र श्र, श्रम, श्रीमान। वैसे ही स र क्या बना स्र, स्रोत, सहस्र। अब देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। इसको लिखने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। शिरोरेखा मतलब जो लाइन की हम खींचते हैं ना, लाइन के ऊपर मात्राएं लगाते हैं,
बिंदु, चंद्र बिंदु लगाया जाता है, शिरोरेखा उसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के रूप में अरहित पंचम व्यंजन अंग, इय, अण, न, म जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले जुड़ता है तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तब अनुस्वार मतलब क्या होता है? बिंदु। तब शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है जब क्या होता है? अरहित, अरहित मतलब आधा, उसके नीचे हलंत लगा रहता है, अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन, मतलब जो मैंने क वर्ग च वर्ग बताया ना, उसी अपने ही वर्ग के व्यंजन के पहले जुड़ता है, तब क्या क्या होता है? बिंदु के रूप में उसे लिखा जाता है। जैसे पंकज, पंख, रंग, कंधा, मंच, पंछी, मंजन, झंझा, घंटी, कंठ, ठंडा, झंडा, ग्रंथ, चिंता, सुंदर, बंधन, कंपन, गुम्फन, संबल, संभव। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जब और रहित नासिक के व्यंजन वर्ण के बाद कोई नासिक वर्ण या य व हो तो नासिक के वर्ण का और रहित रूप लिखा जाता है। जैसे नासिक प्लस नासिक के वर्ण क्या हुआ? अन्न, निम्न, सम्मान, इस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे ही नासिक्य प्लस अन्य वर्ण पुण्य, अन्य, अन्वय, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए आगे, य, र, ल, व, श, श, स, ह के पूर्व सम उपसर्ग लगने पर म के स्थान पर अनुस्वार ही लगता है। जैसे देखिए सम प्लस यम, अब वो क्या हुआ? बिंदु के रूप में उसको लिखा जाएगा, वो क्या हो जाएगा? संयम। सम प्लस रक्षक क्या हो जाएगा? संरक्षक। वैसे ही सम प्लस सार क्या हो जाएगा? संसार। सम प्लस हार संहार। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं और उसको शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे मांग, चांद, हंसी आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा भी लगी हो तब इसे, जब मात्रा के साथ इसको लिखा जाता है तब कैसे करते हैं? बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे गोंद, कहीं, वहीं आदि। अब देखिए आगे विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण की तरह किया जाता है। यह स्वर नहीं है, इसे अ के स्थान पर जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः। अब वर्ण विच्छेद देखते हैं। शब्द के वर्णों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जैसे देखिए सम्मान। अब सम्मान में स को क्या किया है? नीचे हलंत लगा दिए हैं, प्लस स बोलने से क्या आया? अ, प्लस म को म में भी क्या किए? यहाँ पे हलंत लगा दिए क्योंकि यहाँ पे आधा म है, फिर प्लस माँ दिया हुआ है, माँ। अब माँ का यहाँ पे आ कर दिए, आ को अलग किए, प्लस न के बाद फिर अ आया। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। मैंने पहले भी आपको वर्ण विच्छेद करके बताया है। अब आगे आप उसको स्वयं शब्द लिख के स्वयं करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ बहुत से शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को आप खुद से लिख लीजिए कॉपी में और अपने से करके देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही हूँ और शब्दों को बोल रही हूँ, वही क्या कहलाएगा? उच्चारण। विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिससे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। अशुद्ध उच्चारण के कारण हिंदी में इस प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। अभी देखिए क्या होता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं।
तो यहाँ पे बहुत से शब्द दिए हैं जो अशुद्ध हम लिखते हैं, परंतु उसे शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए अ आ से संबंधित यहाँ पे दिया है आजाद। आजाद नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है? आज़ाद। पारिवारिक, पारिवारिक नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? पारिवारिक। वैसे बीमारी, बीमारी में बड़ी की मात्रा होती है। परीक्षा, इसमें भी बड़ी की मात्रा होती है। साधु, साधु में छोटा ऊ की मात्रा होती है ध में। पूज्य, पूज्य में प में बड़ा ऊ की मात्रा होती है। वैसे ही सेना नहीं बोला जाता, सेना बोला जाता है। त्योहार, यह नहीं बोला जाता, त्योहार बोला जाता है। वैसे यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य, उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। अत्याधिक, अत्यधिक। श्रीमती, इसमें श्रीमती में त में बड़ी की मात्रा होती है। वैसे ही दवाइयाँ, इसमें छोटी ई होती है। वधु, उसमें बड़ा ऊ होता है। रुपया, इसमें छोटा ऊ होता है। ऐक्य, इसमें अ में एक की मात्रा होती है, ये बड़ा ए होता है यहाँ पे। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है। वैसे यहाँ पे देखिए और भी अशुद्धियाँ हैं। कर्म, कर्म नहीं कहा जाता। क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उनको रेफ समझाना मुश्किल होता है, इसलिए छोटी क्लास की जो बुक्स होती हैं उसमें इस प्रकार से लिखा रहता है, परंतु अब आप बड़े हो गए हैं तो उसको शुद्ध रूप में लिखेंगे कर्म। वैसे ही रामायण, न संबंधी अण, ये बहुत से मिस्टेक होती हैं। जैसे हिरन, हिरन भी छोटी क्लास में न लिखा जाता है, परंतु शुद्ध रूप में ड़ होता है, हिरण। यहाँ भी देखिए रामायण नहीं होता, रामायण होता है। पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होता है। वैसे ही बड़ाई, विशेष, सन्यासी, आशीर्वाद, पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा। यहाँ भी देखिए सेम वही चीज़ है। धर्म, चरण, चढ़ाई, टेढ़ा, कृपा, प्रसाद, चिन्ह, उज्ज्वल। इसको आप कई बार पढ़ेंगे और अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर होता है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। जब हिंदीतर भाषी लोगों द्वारा हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया जाता है तब उसमें उनकी मातृभाषा का पुट आ जाता है। जैसे बंगाली व्यक्ति अ और श का प्रयोग अधिक करते हैं। वे सौरभ को सौरभ तथा सुजय को सुजॉय बोलते हैं। इसी प्रकार पंजाबी भाषाभाषी जो लोग होते हैं वो देवेंद्र को दविंदर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। स्वर बिना किसी की सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, बिना स्वर की सहायता के उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक, उनके चिन्ह कैसे हैं? अनुस्वार बिंदु के रूप में प्रयोग होता है और जो अनुनासिक होता है वो चंद्र बिंदु कहलाता है। विसर्ग 2 बिंदु होते हैं, इसका उच्चारण अह की तरह होता है। इस प्रकार आज हम व्याकरण का पार्ट 2 पढ़े हैं और अब हम इसके बाद प्रश्न तथा उत्तर करेंगे। इसका जो पीछे का अभ्यास है वो पूर्ण करेंगे।